जय हिंद साथियों, नमस्कार, नमस्ते, गुड इवनिंग। आप सभी साथियों का जीके क्लासेज में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जो भी साथी यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, सभी लोग जल्दी से क्लास में आ जाइए। आप सभी के लिए बहुत ही शानदार और बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाला है। इस क्लास में हम लोग सामान्य ज्ञान यानी जीके के महत्वपूर्ण संभावित प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, जो आपके बीएड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सभी लोग जल्दी से क्लास में जुड़ जाइए, सभी लोग जल्दी से क्लास में आ जाइए और क्लास को शेयर कर दीजिए, ठीक है। ये क्लास न कि बीएड के लिए बल्कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में जीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सब लोग जल्दी से क्लास में जुड़ जाएं। जो भी साथी चैनल पे नए आते हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, उसके बाद में बेल आइकन को प्रेस करना है तथा ऑल पर क्लिक करना है, ताकि न्यू और लेटेस्ट अपडेट आपको समय के अनुसार मिलता रहे। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपने इससे पहले की क्लासों को नहीं देखा है तो उसका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। क्लास को लाइक कर दीजिएगा अगर आपको क्लास अच्छा लगता है, और शेयर कर दीजिएगा अपने सभी दोस्तों में, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये क्लास आपको कैसा लगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं। सब लोग जल्दी से क्लास में आ जाएं और क्लास को शेयर कर दें। चलिए, ठीक है। हाँ, तो आज की इस क्लास का जो पहला प्रश्न है वो है कि निम्न में से किसे डायनासोर्स का कब्रिस्तान कहा जाता है। निम्न में से किसे डायनासोर्स का कब्रिस्तान कहा जाता है। ए है चीन, बी है मोंटाना, सी है अर्जेंटीना, डी है ब्राज़ील। सही जवाब हो जाएगा बी, मोंटाना को, है ना। कनाडा के मोंटाना जो है ये आपके कनाडा में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? कनाडा में स्थित है। तो मोंटाना जो है इसको डायनासोर्स का कब्रिस्तान कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि कनाडा के मोंटाना में लगभग 2 से 3 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में, कितने? 2 से 3 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में डायनासोर्स की बड़ी बड़ी अस्थियां प्राप्त हुई थी, है ना। इस वजह से कनाडा के मोंटाना को डायनासोर्स का कब्रिस्तान कहा जाता है। यहाँ पर कदाचित विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्र है ना। ये जो है ये विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्र है ना। और इस क्षेत्र में डायनासोर की बड़ी बड़ी अस्थियां प्राप्त हुई थी, जिसमें डायनासोर्स के इतनी मात्रा में अवशेष प्राप्त हुए हैं, ठीक है। मतलब ये कि विश्व में सबसे ज़्यादा जिस जगह पर डायनासोर्स के अवशेष प्राप्त हुए हैं वो आपका मोंटाना है, जो कि कनाडा में स्थित है, ठीक है। और ये 2 से 3 किलोमीटर वर्ग के क्षेत्र में फैला हुआ है, और यहाँ पे बड़ी बड़ी अस्थियां प्राप्त हुई थी, इस वजह से इसे कब्रिस्तान कहा जाता है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, सारे क्वेश्चन आपके, सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। तो ऑप्शन बी क्या हो गया आपका राइट आंसर। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 के। और प्रश्न नंबर 2 कहता है कि अंधा युग के लेखक कौन है। ए है कि रामधारी सिंह दिनकर, बी है महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी है धर्मवीर भारती, और डी है मोहन राकेश। सही जवाब हो जाएगा सी, धर्मवीर भारती। अंधा युग के जो लेखक हैं उनका नाम है धर्मवीर भारती, और यह एक काव्य नाटिका है। जो अंधा युग है ये एक काव्य क्या है? ये एक काव्य नाटिका है, जिसके लेखक हैं आपके धर्मवीर भारती, ठीक है। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की, है ना। प्रश्न नंबर 3 कहता है कि भारत का संविधान कैसा संविधान है। ए कहता है कि धर्मनिरपेक्ष है, बी कहता है सांप्रदायिक है, सी है हिंदुत्ववादी है, डी है इस्लाम से प्रेरित है। इसका सही जवाब हो जाएगा ए, धर्मनिरपेक्ष है। भारत का जो संविधान है वो धर्मनिरपेक्ष है, इसलिए यह किसी धर्म विशेष को भारत के धर्म के तौर पर मान्यता नहीं देता है। वर्ष 1978 की बात है कि वर्ष 1978 में क्या हुआ था कि 42वां जब संविधान संशोधन किया गया था वर्ष 1978 में, उस समय आपके जो संविधान संशोधन द्वारा जो संविधान की प्रस्तावना थी उसमें धर्म निरपेक्ष शब्द को स्वीकार किया गया, यानी जोड़ा गया था, ठीक है। तो भारत का जो संविधान है वो धर्म निरपेक्ष है
है ना, धर्मनिरपेक्ष है या किसी भी धर्म विशेष को भारत के धर्म के तौर पर मान्यता नहीं देता है। ठीक है, तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ए। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की, और प्रश्न नंबर 4 आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये कहता है कि संसद के गठन का वर्णन भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है? पॉलिटी का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, कि संसद के गठन का वर्णन भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है? ए कहता है भाग 2 में, बी है भाग 3 में, सी है भाग 4 में और डी है भाग 5 में। सही जवाब हो जाएगा डी, भाग 5 में। संसद के गठन का वर्णन हमारे भारतीय संविधान के भाग 5 में किया गया है। संविधान के भाग 5 के अंतर्गत अनुच्छेद भी आप लोग याद कर लीजिए कि संविधान के भाग 5 के अंतर्गत अनुच्छेद 79 से 122 में संसद के गठन की संरचना, अवधि, अधिकारियों, प्रक्रिया, विशेष अधिकार और शक्ति आदि के बारे में वर्णन किया गया है। ठीक है, तो संसद के गठन का जो वर्णन है वो भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 79 से 122 के अंतर्गत किया गया है। इसमें संसद की संरचना के बारे में कहा गया है, अवधि के बारे में बताया गया है, अधिकारियों के बारे में बताया गया है और प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। इसके साथ ही संसद के क्या विशेष अधिकार हैं इसके बारे में भी और इनकी शक्तियों के बारे में भी आपको इस भाग में बताया गया है, अनुच्छेद 79 से 122 तक। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की, और प्रश्न नंबर 5 कहता है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? ये भी आपके पॉलिटी का प्रश्न है और ये प्रश्न तो आपके बहुत सारे परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है, चाहे एसएससी हो, चाहे एनटीपीसी हो, XYZ कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो, ये प्रश्न आपके बहुत बार पूछा गया है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? ए है 5 वर्ष, बी है 6 वर्ष, डी है 10 वर्ष और सी है 10 वर्ष, डी है इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा बी, 6 वर्ष। राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है, क्योंकि संसद द्वारा निर्मित कानून के अनुसार राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्षों का होता है और प्रत्येक 2 वर्ष पश्चात, यानी प्रत्येक 2 वर्ष पश्चात 1/3 सदस्य सेवा मुक्त हो जाते हैं और प्रत्येक 2 वर्ष पश्चात क्या होता है कि 1/3 सदस्य आपके सेवा मुक्त हो जाते हैं। तो ऑप्शन बी इज आपके राइट आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है किसी को? सबको समझ में आ रहा ना? सबको समझ में आ रहा है, क्योंकि ये सारे प्रश्न आपके बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और ये परीक्षाओं में पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो जो भी सेलेक्टेड क्वेश्चन है ये आपके बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो क्लास को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ते जाइए। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है कि दांडी यात्रा की शुरुआत महात्मा गांधी ने कहाँ से की थी? ए है दांडी, बी है पोरबंदर, सी है अहमदाबाद, डी है साबरमती आश्रम। सही जवाब हो जाएगा डी, साबरमती आश्रम। देखिए ये प्रश्न मैं शायद आपको करा चुका हूँ एक बार, लेकिन फिर भी आपके आ गया तो बहुत अच्छी बात है और ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। होता क्या है, देखिए दांडी यात्रा की जो शुरुआत होती है वो महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम से किया था, जो कि आपके अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। ठीक है, बात करते हैं इस यात्रा के बारे में। तो देखिए 12 मार्च, आप लोग ये समय याद रखेंगे कि 12 मार्च और 1930 की बात है। ये 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने दांडी मार्च शुरू किया और उन्होंने साबरमती आश्रम, जो कि आपके कहाँ पे है, ये आपके अहमदाबाद में स्थित है और अहमदाबाद आप लोग जानते हैं कहाँ पे है, अहमदाबाद आपके गुजरात में है। ठीक है, तो आपके 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने दांडी यात्रा की शुरुआत साबरमती आश्रम अहमदाबाद गुजरात से शुरू की थी। उन्होंने क्या किया था कि अपने चुने हुए 78 साथियों के साथ में सत्याग्रह के लिए प्रस्थान किए थे और जब सत्याग्रह के लिए प्रस्थान किए थे तो 24 दिनों की लंबी यात्रा करने के बाद में गांधी जी ने 5 अप्रैल, एक सेकंड थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा क्योंकि मैं ये मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इसमें थोड़ा दिक्कत होता है लिखने में। ठीक है, तो 24 दिनों की जब यात्रा की थी गांधी जी ने तो 5 अप्रैल, है ना, 5 अप्रैल 1930 को वे कहाँ पे पहुँचे? दांडी पहुँचे। ठीक है,
24 दिनों की लंबी यात्रा के पश्चात महात्मा गांधी ने 5 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचे और उसके अगले ही दिन यानी 6 अप्रैल को गांधी जी ने क्या किया था कि एक मुट्ठी भर नमक लिया था और एक मुट्ठी भर नमक लेकर उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन की उन्होंने क्या की थी? शुरुआत की थी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, तो 6 अप्रैल 1930 को हुई थी। गांधी जी ने एक मुट्ठी भर नमक लेकर इस आंदोलन की शुरुआत की थी। तो आई होप आपको सारे क्वेश्चन जो हैं इस प्रश्न से आपके क्लियर होंगे ना, कोई दिक्कत नहीं आया आपको। चलिए देखिए, किसी को कोई डाउट हो या कोई आपका प्रश्न हो आपके मन में चल रहा हो तो आप कमेंट कीजिए, हम जरूर सुनेंगे, ठीक है, आपको जरूर रिप्लाई देंगे। तो ठीक, चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 की, है ना। देखिए ये भी प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 7 कहता है कि सुप्रसिद्ध वाद INA मुकदमा से जुड़े अधिवक्ता निम्न में से कौन थे, है ना। ए कहता है कि भूला भाई देसाई, बी है आसफ अली और सी है सुभाष चंद्र बोस, डी है सी राजगोपालचारी। इसका सही जवाब हो जाएगा ए, भूला भाई देसाई। सुप्रसिद्ध वाद IAN मुकदमा से जुड़े जो अधिवक्ता हैं वो आपके भूला भाई देसाई है। वर्ष 1945 की बात है कि वर्ष 1945 में लाल किला में आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों के प्रसिद्ध मुकदमे की पैरवी जो है वो कैलाशनाथ काटूजा और सर तेज बहादुर सुप्रू, जवाहरलाल नेहरू और भूला भाई देसाई आदि कर रहे थे। वकीलों के इस समूह की जो अध्यक्षता है वो भूला भाई देसाई ने की थी। तो ए आपका सही जवाब होगा, ठीक है, क्लियर है सबको। तो बात 1945 की है। लाल किले में आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों के प्रसिद्ध मुकदमे की पैरवी कैलाशनाथ काटूजा, सर तेज बहादुर सुप्रू, जवाहरलाल नेहरू और भूला भाई देसाई के द्वारा किया जा रहा था और वकीलों की इस समूह की जो अध्यक्षता है वो भूला भाई देसाई ने की थी। तो ए आपका सही जवाब। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 की, है ना। और प्रश्न नंबर 8 कहता है कि स्वतंत्रता का नवगृहित तिरंगा पहली बार किस कांग्रेस अधिवेशन में फहराया गया था। ए है आपका कलकत्ता अधिवेशन 1920, बी है नागपुर सत्र का वार्षिक अधिवेशन 1920, सी है लाहौर अधिवेशन 1929 और डी है हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन 1938। सही जवाब हो जाएगा सी, और सी आपका है लाहौर अधिवेशन 1929, ठीक है। तो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में, और इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी वो आपके जवाहरलाल नेहरू ने की थी, है ना। तो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन जो है, जिसमें क्या हुआ था कि इसमें आपके संबंधित प्रस्ताव जो है वो पारित होने के बाद जवाहरलाल नेहरू ने इसे पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया था और जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर में रावी नदी के तट पर भारतीय स्वतंत्रता का झंडा तिरंगा फहराया था। तो ये प्रश्न आपके बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें कई क्वेश्चन बनते हैं। चलिए मैं एक एक करके क्वेश्चन को आपकी क्लियर कराता हूँ, ठीक। पहला तो ये कि लाहौर अधिवेशन आपके 1929 में हुआ था और इसकी जो अध्यक्षता थी वो आपके जवाहरलाल नेहरू ने किया था, ठीक है। इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था और इस अधिवेशन में क्या हुआ था कि इसमें जो भी प्रस्ताव थे उनके पारित होने के बाद में जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया था और जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर के जो रावी नदी का तट था, रावी नदी का तट, यहाँ पे इन्होंने पहली बार भारतीय स्वतंत्रता का झंडा यानी तिरंगा को लहराया था। तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 की, और प्रश्न नंबर 9 कहता है, एक सेकेंड, हाँ चलिए, प्रश्न नंबर 9 कहता है कि मातृ देवी की पूजा किस सभ्यता से संबंधित थी। ए है आर्य सभ्यता, बी है भूमध्य सागरीय और सी है सिंधु घाटी सभ्यता, डी है उत्तर वैदिक सभ्यता। सही जवाब हो जाएगा सी आपकी सिंधु घाटी सभ्यता, है ना। देखिए हड़प्पा सभ्यता में ऐसे प्रचुर साक्ष्य मिलते हैं जिनके आधार पर ये कहा जा सकता है कि जो मातृ देवी की उपासना है वो वहाँ व्यापक रूप से प्रचलित है। इसके अलावा वहाँ पे विभिन्न मृण मूर्तियाँ, मुद्राओं आदि पर अंकित आकृतियाँ आदि से ये जो चित्र उभरता है इनसे भी यह आप कह सकते हैं और उनसे ये सिद्ध होता है कि वहाँ पे मातृ
देवी की जो है वो पूजा की जाती थी। ठीक है, और नारी उपासना के प्रचलन के साक्ष्य भी यहाँ से प्राप्त हुए। तो ऑप्शन सी इज आपका राइट आंसर। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 की। ठीक है, क्लास को लाइक शेयर करते रहिए, सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने सभी दोस्तों में सबसे पहले क्लास को शेयर करेंगे। ठीक है, और प्रश्न नंबर 10 कहता है कि किस बौद्ध संत के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था। यानी किस बौद्ध संत के प्रभाव में आकर अशोक ने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था। ए कहता है विष्णुगुप्त, बी है उपगुप्त, सी है ब्रह्मगुप्त और डी है बृहद्रथ। सही जवाब हो जाएगा बी उपगुप्त। ठीक है, देखिए दिव्यावादान में क्या हुआ था कि जो दिव्यावादान है, एक सेकंड मैं यहाँ लिख देता हूँ, दिव्यावादान। ठीक है, तो दिव्यावादान में क्या हुआ था कि जो अशोक थे इन्होंने क्या किया था कि बौद्ध धर्म में दीक्षित करने का श्रेय जो है वो उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु को प्राप्त है। मतलब दिव्यवादान में अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित करने का जो श्रेय दिया गया है वो उपगुप्त को दिया गया है। ठीक है, और सिंहली अनुश्रुतियों दीपवंश एवं महावंश के अनुसार, जो सिंहली के अनुश्रुतियां हैं उनके दीपवंश और महावंश के अनुसार अशोक को उसके शासन के चौथे वर्ष निग्रोध नामक भिक्षु ने, है ना, निग्रोध नामक भिक्षु ने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। मतलब ये कि देखिए जो सिंहली थी आपकी, जो सिंहली की अनुश्रुतियाँ थी उसके अनुसार एक दो वंश थे आपके, एक तो आपका दीप वंश था और एक था महावंश। तो दीप वंश और महावंश के अनुसार अशोक को उसके शासन के चौथे वर्ष में निग्रोध नामक भिक्षु ने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था, यानी उसको शामिल किया था। और उसके पश्चात क्या हुआ था कि जो मोगगाली पुत्तिष्य था, मोगगाली पुत्तिष्य जो था उसके प्रभाव में वह पूर्ण रूप से बौद्ध बन गया था। मतलब देखिए जो अशोक था, अशोक को बौद्ध धर्म ग्रहण करने की कई प्रक्रिया थी। प्रक्रिया क्या थी देखिए, सबसे पहले तो इसका जो श्रेय है वो उपगुप्त को माना जाता है। यानी जो उपगुप्त संत थे उनके प्रभाव में आकर अशोक ने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था। और इसके अनुसार हुआ क्या था कि जो निग्रोध नामक भिक्षु था उसने बौद्ध धर्म में इनको दीक्षित किया था, यानी अशोक को दीक्षित किया था। और पूर्ण रूप से अशोक ने मोगगाली पुत्तिष्य के प्रभाव में आकर पूर्ण रूप से बौद्ध धर्म को अपनाया था। तो ये प्रश्न आपके काफ़ी महत्वपूर्ण है और अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो इसके बारे में आपको और भी नॉलेज होगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 11 की। और प्रश्न नंबर 11 कहता है कि राजस्थान के माउंट आबू में स्थित दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस धर्म के अनुयायियों के द्वारा निर्मित किया गया है। ए कहता है कि बौद्धों द्वारा, बी कहता है जैनियों द्वारा, सी है हिंदुओं द्वारा और डी है सिखों द्वारा। इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी, जैनियों द्वारा। ठीक है, राजस्थान के जो माउंट आबू में स्थित दिलवाड़ा का जैन मंदिर है ये जैन के अनुयायियों के द्वारा निर्मित किया गया है। ठीक है, दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है ये जैनियों के लिए प्रमुख स्थल है। भीम प्रथम के सामंत विमल ने आबू पर्वत पर दिलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिरों का निर्माण कराया था। तो ये किसने कराया था? ये करवाया था भीम प्रथम के सामंत विमल ने। किसने करवाया था? विमल ने। और ये आपके माउंट आबू पर्वत पर स्थित है। तो माउंट आबू पर्वत पर दिलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिर का निर्माण करवाया गया था। ठीक है, क्लियर है सबको। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 12 की। गीत गोविंद के लेखक कौन थे? ए है जयदेव, बी है कलहण, सी है कालिदास, डी है राजा राव। सही जवाब हो जाएगा ए, जयदेव। गीत गोविंद के जो लेखक हैं वो हैं जयदेव। गीत गोविंद के लेखक जयदेव हैं और इस पुस्तक में उन्होंने कृष्ण की गोपियों के संग लीला की बड़ी ही रोमांचक तरीके से व्याख्या की है और इन गोपियों में सबसे ज़्यादा राधा के बारे में इन्होंने बताया है। ठीक है, तो इसके लेखक आपके हैं जयदेव। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 13 की। और प्रश्न नंबर 13 कहता है कि दिल्ली का वह कौन सुल्तान था जिसने खलीफा से किसी भी प्रकार की पदवी ग्रहण नहीं की थी? ए है बलबन, बी है कुतुबुद्दीन ऐबक, सी है अलाउद्दीन खिलजी, डी है इल्तुतमिश। सही जवाब हो जाएगा सी, अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली का वह सुल्तान यानी अलाउद्दीन खिलजी था जिसने खलीफा से किसी भी प्रकार की पदवी ग्रहण नहीं की थी।
देखिए, जियादुद्दीन बरनी के कथानुसार अलाउद्दीन जो खिलजी था ये दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित किया था। अलाउद्दीन ने राजपथ के विषय में बलबन के विचार को पुनः जीवित किया था, है ना। और वह राजा की सार्वभौमिकता में विश्वास रखता था और अलाउद्दीन खिलजी ने पृथ्वी पर ईश्वर की प्रतिनिधि मात्र मानी थी। इसने क्या किया था कि अपनी शक्ति की वृद्धि के विषय में खलीफा की अनुमति लेना आवश्यक नहीं समझा था। तो जो जियादुद्दीन बरनी के कथन अनुसार क्या किया गया था, अलाउद्दीन खिलजी जो था वो दिल्ली का पहला ऐसा राजा था या पहला ऐसा सुल्तान था जिसने धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित किया था। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज आपका राइट आंसर। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 14 की। और प्रश्न नंबर 14 कहता है कि हमारे सौर मंडल का कौन सा ग्रह आकार में पृथ्वी के समान है। ए है बुध, बी है मंगल, सी है शुक्र, डी है बृहस्पति। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शुक्र। हमारे सौर मंडल का जो शुक्र ग्रह है ये पृथ्वी के आकार के समान का है। देखिए, शुक्र को पृथ्वी का निकटतम ग्रह भी कहा जाता है, ये पृथ्वी के सबसे निकट है और इसे भग्नी ग्रह भी कहा जाता है। तो शुक्र जो है इसे भग्नी ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, यह जो है ये घनत्व, आकार और व्यास में पृथ्वी के समान है। इसे सांझ का तारा, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे, इसे सांझ का तारा और भोर का तारा, और यह सबसे चमकीला एवं सबसे गर्म ग्रह है। ठीक है, और इसका कोई भी उपग्रह नहीं होता है। ठीक है, तो हमारे सौरमंडल का जो शुक्र ग्रह है ये पृथ्वी के समान है क्योंकि ये पृथ्वी के सबसे निकटतम है। तो ये पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह भी कहलाता है, इसे भग्नी ग्रह भी कहा जाता है। ये सांझ का तारा है और भोर का तारा भी कहा जाता है। ये सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह है, इसका कोई भी उपग्रह नहीं है। चलिए बात करते हैं आज की इस क्लास के आखिरी प्रश्न की। आखिरी प्रश्न कहता है कि निम्न में से किस ग्रह के अपने उपग्रह नहीं है। ए है मंगल, बी है नेपच्यून, बी है नेपच्यून और सी है आपका बुध और डी है प्लाटू। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बुध। बुध के अपने ग्रह नहीं है। बुध और शुक्र ये दो ग्रह आपके ऐसे हैं, बुध और शुक्र, जिनके कोई भी उपग्रह नहीं है। ठीक है, ये सौरमंडल का ऐसा ग्रह है जिसके पास कोई उपग्रह नहीं है। ऐसा इनके सूर्य से निकटता के कारण होता है क्योंकि ये दोनों ग्रह जो है वो सूर्य के काफ़ी निकट स्थित है। ठीक है, तो साथियों आज के इस क्लास में काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में हमने बात किया जो आपके यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में क्लास को देखेंगे और अपने सभी साथियों में शेयर करेंगे और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्लास को लाइक कीजिएगा, अपने सभी साथियों में शेयर कीजिएगा। ठीक है, आज की इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए आप इसी तरीके से हमारे माध्यम से जुड़े रहिए, अपना स्नेह और प्रेम बनाए रखिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।